Welcome to my channel, My Lord's Voice, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। दोस्तों, चुनाव के टाइम है। सारी पार्टीज़ अपनी अपनी मैनिफेस्टो, अपने अपने वादे, अपने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के सारे लोगों को बताने में लगे हुए हैं कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे। पीछे जो पार्टीज़ जिन्होंने शासन किया वो अपने पिछले हिसाब भी दे रहे हैं और फ्यूचर के प्लान्स बता रहे हैं। आप सब सुन रहे हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस जो हो रहा है इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? समझेंगे आज इस वीडियो में। डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी है क्या, किनको लेकर के ये बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का है क्या। तो जो बेसिक सा ख्याल आता है कि देश में जो लोग हैं, 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, वो जाते हैं, लोगों को सुनते हैं, अपने नेताओं को सुनते हैं। जो ज़्यादा जागरूक हैं वो अपने पार्टीज़ के मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। फिर नया पार्लियामेंट चुनी जाती है, नए लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, फिर वो जाकर सरकार बनाते हैं अगले 5 सालों के लिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को मालूम है। तो क्या डेमोक्रेसी यही है? थोड़ा डिटेल में चलेंगे तो जो सबसे बेसिक चीज़ें आती हैं वो ये कि अगर मैं अकेला हूं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैं अकेला खुद को चुन लूंगा। अगर मैं, हम और आप और सारे 140 करोड़ और उसमें से 96 करोड़ के आसपास के 18 ईयर्स से ज़्यादा के मतदाता हैं, तो फिर हम सब मिलकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो फिर बेसिक चीज़ क्या हुआ? बेसिक चीज़ हुए 18 साल से ज़्यादा के मतदाता जो कि ये डिसाइड करते हैं आपस में मिलजुल करके कि हमें फ्यूचर का क्या गवर्नमेंट चाहिए, किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए, कौन से लोग हमें सेवा प्रदान करेंगे अगले 5 सालों के लिए। तो अगर हम ये बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि 96 करोड़ जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं वो 140 करोड़ के फ्यूचर के लिए कुछ लोग सेवकों को चुन रहे हैं, कुछ सर्वेंट्स को चुन रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि जो बेसिक एलिमेंट है वो है वोटर। और जब आप वोटर की बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर है, आप सिटीजन की बात करते हैं। तो जब सिटीजन की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ सबसे पहले समझना होगा कि जो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं कौन, उनके जो पर्सनालिटी है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी है वो क्या है। जब तक हम एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी को नहीं समझेंगे तब तक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना इतना आसान नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक सिटीजन का, एक वोटर का, इसे समझने के लिए थोड़ा सा प्रियम्बल में जाते हैं हम। और प्रियम्बल में देखिए बहुत क्लियर है कि स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute, we the people of India having solemnly resolved to constitute India। तो यहाँ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हो गया इनटू ए। अब ये सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, रिपब्लिक। एंड टू
टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब यहाँ देखिए, ऑल इट्स सिटीजन्स, ये जो है, ये जो एंड टू सिक्योर, अब जो टू सिक्योर है किसके लिए है? ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ये ऑल सिटीजन्स के लिए हमने सिक्योर किया। तो ये जो सिटीजन्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारा सिटीजन है क्या, सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी में क्या क्या मुद्दे आते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस आ जाएगा, जस्टिस। जस्टिस में फिर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है एक सिटीजन का, एक वोटर का, उसके पास सबसे बेसिक चीज़ ये होगा जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है देन उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अनलेस यू गिव जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज योर सिटीजन और वोटर। तो वोटर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी का सबसे बेसिक एलिमेंट है जस्टिस। जो वोटर का वोट करने जाएगा उसके पास जस्टिस का राइट होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन अगर ये जस्टिस हो जाता है तो जस्टिस के बाद फिर आता है, यहाँ से देखिए, ये लिबर्टी, ये लिबर्टी आ जाएगा। लिबर्टी में ये लिबर्टी जो होता है मेंटल फैकल्टी है, जो इसके टर्म्स हैं, जो लिबर्टी के टर्म्स है, देखिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में। तो जो वोटर है उसके पास जस्टिस है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेंबर ऑफ कंट्री, एज ए वोटर, एज ए सिटीजन। Justice of three kinds: social, economic and political, and then liberty. Liberty is of mental faculty. Each citizen having justice should have liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And then equality. This equality will come at the end. Equality, and this equality is of status and opportunity. So we will have three concepts: justice, three types, liberty, 5, and equality, 2. This. So total 10. So these 10 characteristics constitute the constitutional personality of a citizen or voter. तो अब एक वोटर है, सपोज वोटर 1, एंड सेकेंड वोटर इज वोटर 2, थर्ड वोटर इज वोटर
3. Now all these voters or citizens, you can say citizen also, citizen 1, citizen 2, citizen 3. All these persons will have these 10 characteristics. This 10. This also will have 10. This also will have 10. So this constitutional personality, suppose we have 3 persons, 3 voters for electing one Lok Sabha member, then all these 3 have to be recognized with having these 10 characteristics. Now they themselves will talk to each other. They themselves will engage with each other. They themselves will participate with each other. They may form some kind of association with each other. आपस में मिलकर के एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके या पार्टी फॉर्म करके, जो भी एक एक्टिविटी होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, वो ये एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे. एक दूसरे के साथ ये इंगेज करेंगे. तो ये जो इंगेजमेंट है, ये जो पार्टिसिपेशन है amongst the voters, amongst the citizens having 10 features of the constitution. 10 features जो कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है. और इनकी जो ये 10 फीचर्स के साथ जो एक ड्यूटी आती है, वो ड्यूटी आती है यहाँ पर, एंड टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ये तीनों मिल करके इंश्योर करेंगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल and unity and integrity of nation. तो ये यहाँ पर सिटीजन है, यहाँ सिटीजन है, यहाँ सिटीजन है, लेकिन इनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स के लिए भी है. इंडिविजुअल्स मे नॉट बी ए सिटीजन लाइक फॉरेनर्स, or even an infiltrator who has entered into our territory. He is an individual, he is not a citizen. He might be an offender, but he is an individual. We may deal with him in accordance with law for illegally trespassing, illegally coming into our country. But at the end, he is also an individual. So, this is the concept. Now, this process of engagement amongst each other, that is what we call democracy. We will engage with each other to elect our servants. Elect our servants. And those servants will represent us. Those servants will represent us before the international forum. But as far as within the country, they are our servants. So, बेसिक फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का यही है. आर्टिकल 324 देखेंगे, 326 देखेंगे. 324 में किसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं? वोटिंग राइट्स आर फ्री फॉर एवरी सिटीजन. 1 सिटीजन 1 वोट. 324, 326 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करता है. तो ये बेसिक एक हमारा कॉन्सेप्ट हो. अब आते हैं
लिटरल, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया आपको। इसलिए जब हम डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट, ये समझना भी ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स को बताना इसलिए ज़रूरी था कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात होगी तो उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे सिटीजन्स एक दूसरे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी के रूप में देखें, एक दूसरे से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी के रूप में ट्रीट करें। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हर सिटीजन के पास 10 गारंटीज, 10 राइट्स, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये 10 गारंटीज, 10 फीचर्स, 10 राइट्स ईच एंड एवरी सिटीजन। तो हमें एक दूसरे को इस तरीके से देखना है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटीज हैं along with these 10 rights, and so our collective efforts of participation, engagement, interaction should be to ensure that if at all we are having more than 140 crores citizens as on date approximately, then multiplied by 10, 1400 crores features, rights and guarantees given by the constitution have to be recognized, and it has to be ensured that not even a single right, not even a single right out of 1400 crores should be allowed to be ignored by any forum of our constitutional mechanism. तो जब हम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, हर सिटीजन 10 राइट, 10 फीचर, 10 गारंटी के साथ इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो हम इस इंटरैक्शन का बेसिक पर्पस ये है कि हम आपस में मिलजुल करके 1400 करोड़ राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे सेवकों को चुनेंगे जिसका फर्स्ट ड्यूटी होगा इन 1400 करोड़ राइट्स को प्रोटेक्ट करना अगले 5 सालों के लिए, उसके साथ साथ कुछ और सहूलियतें देना। ये है कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का। अब आते हैं डेफिनेशन पर। लिटरल डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्चुअल था, अब हम चलते हैं लिटरल डेफिनेशन पर। लिटरल डेफिनेशन में ये ग्रीक बैकग्राउंड है इसका। डेमोक्रेसी टर्म का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीक है। उसमें 2 ही टर्म हैं, डेमोस एंड क्रेटोस। ये डेमोस एंड ये क्रेटोस। डेमोस का मीन्स पीपल, क्रेटोस का मीन्स रूल या पावर। मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल और रूल मेड बाय द पीपल। अब इसमें जो बेसिक प्राइमरी फीचर्स हैं जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्राइमरी फीचर्स में यूनिट जो है डेमोक्रेसी का यूनिट एक सिटीजन होगा और उसका आपस में इंटर से रिलेशनशिप होगा अमंग्स द सिटीजन्स, और उसके पास ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, अल्टीमेटली डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब अदर फीचर्स, इन्हीं से रिलेटेड जो अदर फीचर्स हैं वो क्या है? इक्वालिटी फॉर ऑल, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नन, एम्पावरमेंट टू वीकर सेक्शंस ऑफ नेशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। एसपीआर जो सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उसके बाद फ्री माइंड होना चाहिए, फ्री माइंड जो लिबर्टी की बात है जिसमें 5 फीचर्स हैं।
और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द प्योर एंड अनएडल्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, राइट टू इंफॉर्मेशन, free thought and expression, federalism, separation of power, independence of judiciary, independence of constitutional bodies like Election Commission of India, judiciary, rule of law and free media. तो ये जो है बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी होनी ही चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी से नहीं होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए। अब मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको पता है। तो डेमोक्रेसी के बेसिक जो फॉर्म हो गए, फॉर्म होने के बाद इनके फीचर्स हो गए। फीचर्स बेसिकली जो आप देखेंगे, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, ये दोनों हमारे बेसिक फीचर्स हैं। ये तो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं। और ऑब्जेक्ट जो है, जो हमें अचीव करना है इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये मान करके चलेंगे कि जो यूनिट है वो सिटीजन है। उस सिटीजन के पास 10 गारंटीज, राइट्स एंड फीचर्स हैं। वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, डिस्कस करेंगे, एसोसिएशंस फॉर्म करेंगे टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, टू इलेक्ट देयर सर्वेंट्स, एंड देन दोज सर्वेंट्स, फर्स्ट जॉब ऑफ दोज सर्वेंट्स वुड बी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ 1400 crore rights of all these citizens, and then to provide other facilities to us, other services to us. और उसके बाद हमें गवर्नमेंट से और अपने सर्वेंट से कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन, ये नहीं कि 5 साल में एक बार वोट दे दिया और वोट देने के बाद मामला ख़त्म। जनरली यही होता है, हमने एक वोट दे दिया, फिर 5 साल तक आप बैठे रहे, 5 साल तक जो जिसको जो इच्छा करता रहे। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है मैनिफेस्टो का, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो है क्या? मैनिफेस्टो जो कुछ सिटीजन्स ने मिलकर के एक पार्टी बनाया, दूसरे कुछ ग्रुप्स ने मिलकर के एक दूसरी पार्टी बनाई। उन्होंने कुछ बातें प्रॉमिस की कि अगर आप हमें सर्विस प्रोवाइड करने का मौका देते हो, अगर आप मुझे अपना सर्वेंट चुनते हो, देन इन दैट केस मैं ये काम करूँगा, इस तरीके से करूँगा और ये सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको दूंगा। तो ये मैनिफेस्टो है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि पढ़ करके हम लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि हमें अपना किस ग्रुप को या किस पर्सनालिटी को हमें अपना सर्वेंट चुनना है, और क्या हो अगर वो सर्वेंट अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल ना करे, अगले 5 सालों के लिए उन सारे प्रॉमिसेस को भूल जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी का सेकंड स्टेप एक हुआ कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के आपस में डिस्कस करके 140 करोड़ जो सिटीजन्स हैं उसमें से जो लोग भी 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, जैसे इस साल अराउंड 96 करोड़, 96.80 करोड़, हम लोगों ने मिलकर के गवर्नमेंट चुन लिया। और चुनने के बाद चुनने का जो प्रोसेस था वो था उनका प्रॉमिस। अब उस प्रॉमिस के बेसिस पर हमें कॉन्टिन्यूअस सुपरविज़न भी करना है कि वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए वो कहा जाता है कि हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप सुनते होंगे, एनजीओज हैं, अलग अलग
सिविल सोसाइटी में जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स जो कि इंटरैक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह कर के इंटरैक्ट करते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आपने ये प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस कहाँ तक पूरा हुआ, अगर पूरा हुआ तो कैसे हुआ, उसमें जो आपने एक्सपेंसेस किया वो सही किया या नहीं किया। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्शन, सेकंड पार्ट कॉन्टिन्यूअस इंगेजमेंट विद योर सर्वेंट्स। तो ये 2 पार्ट मिलकर के फिर आपका कंप्लीट होता है। अब अगर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज में एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट में अगर आपने बहुत बार सुना होगा रेफरेंडम करना, रेफरेंडम, इनिशिएशन एंड रिकॉल, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। रेफरेंडम करना जैसे स्वीडन एंड न्यूजीलैंड में बहुत बार यूज़ होता है, जैसे कोई एक बेसिक इशू आ गया गवर्नेंस में, इलेक्शन हो चुका है, रिप्रेजेंटेटिव्स अपना काम कर रहे हैं, सडनली एक कुछ कंटेंसस इशू आया जहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ कि चलो जनता की राय लेते हैं कि जनता क्या चाहती है, तो वो रेफरेंडम है। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फीचर है। उसमें क्या है कि हर इशू पर भी वो रेफरेंडम ले सकते हैं, किसी भी इशू पर कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक होता है कि लोकसभा में डिस्कस करके, जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा में डिस्कस करके हम कानून बना लेते हैं। बहुत बार ऐसी बात होती है कि लोकसभा में तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाइडर रैमिफिकेशन है, तो उसको थोड़ा सा आगे चल करके भी पूछ लेते हैं। तो अगर वो सीधे जनता से पूछा जाए तो फिर वो हो जाता है रेफरेंडम। उसी तरीके से इनिशिएटिव, गवर्नमेंट जब खुद पूछती है तो रेफरेंडम कहा जाएगा। इनिशिएटिव में जनता अपने तरफ से बोलती है कि ये एक इशू है, इस इशू पर हमें राय लेना है जनता का। तो वो 2 तरीके से होता है। वो तो या तो जनता वो आपस में ही वो एक राय बनाती है, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा कि एक लेटर लिखा गया, उसमें सारे लोगों से सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने साइन किया, उसको ले जा करके राष्ट्रपति को दिया गया। तो ये सब उसके पार्ट हैं इनिशिएटिव्स के। और दूसरा होता है कि जनता दे देगी रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है या फिर जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रेफरेंडम के फॉर्म में पूछेगा बाकी जनता से। तो इनिशिएटिव्स के 2 कैरेक्टर हैं। रिकॉल, रिकॉल में जैसे हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, जैसे अन्ना हजारे जी ने डिमांड किया था रिकॉल का, राइट टू रिकॉल, कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर रहा, इन दैट केस जनता के पास को ये जो मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि वो अगले 5 साल तक का वेट करे, जबकि 6 महीने में ही पता चल गया कि वो कोई काम नहीं कर रहा। तो जनता के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव, NPR, जो नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव है, नॉन परफॉर्मिंग सर्वेंट है, उस सर्वेंट को, जो कि नकारा सर्वेंट है, उसको वापस बुलाया जा सके, राइट टू रिकॉल। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के पार्ट हैं। आप देखते होंगे इंडिविजुअल लाइफ में, आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई सर्वेंट है, वो सर्वेंट अगर काम नहीं करता तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं आप हटो। लेकिन डेमोक्रेसी में यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है। तो अगर कोई बंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई सर्वेंट काम नहीं करता तो भी 5 साल तक वेट करते रहो। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जैसे हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म है, USA में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। लेकिन अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में एक इशू है कि मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी, जिसको चुनेगी वो आएंगे। अब मेजॉरिटी जब चुनेंगे, मान लीजिए कि 80% हमारे यहाँ नॉन माइनॉरिटीज़ हैं, 80% अगर नॉन माइनॉरिटी हैं और वो ये डिसाइड कर लें कि 80% का से तो हम पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं,
विदाउट इवन कंसिडरिंग कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा माइनॉरिटीज पर। तो क्या ये परमिसिबल है डेमोक्रेटिक फॉर्म में? तो आंसर है नो, क्योंकि डेमो की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो भी डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो या डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो, दोनों में जो डेमोक्रेसी होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या हुआ? मतलब कि अगर आप 100 देश हैं, 100 सिटीजन हैं एक कंट्री में, और 100 में से 99 आप एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर फेथ को या पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है ऐसा जो कि उस मेजॉरिटी फेथ को या ग्रुप को बिलोंग नहीं करता या फेथ को सब्सक्राइब नहीं करता, तो इन दैट केस अगर आप सिंपल डेमोक्रेसी में चलेंगे तो 99 जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा एक को भी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी डेमोक्रेसी होगी वो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड हैं उसको 99 क्या 100 मिल करके भी नहीं हटा सकते। तो बेसिक समझ लीजिए टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल जो कि अमेरिका में चलता है, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि इंडिया में चलता है। लेकिन दोनों डेमोक्रेसी, दोनों हर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ टू बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंडियन का मतलब यह है कि मेजोरिटेरियन व्यू इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे लोग मिलकर के भी कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज से फेंक दे रहे हैं, आज से अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, नहीं पालन होगा, ये नहीं बोल सकते। दूसरा रूल ऑफ लॉ। तीसरा हम मान करके चलते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो हमारी आंखें हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा हार्ट है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारा टारगेट है जो अचीव करना है इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के तहत। और ये सारे एस्पेक्ट्स जो ट्रिनिटी कहा जाता है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। ये एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे नहीं चेंज किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। थोड़ा बहुत आप अमेंडमेंट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। केस 1 ऑन द जजमेंट 11 मेंबर बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। इसमें सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के इनएलिनेबल फीचर्स हैं जिसको कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इसमें जब इस पूरे फ्रेमवर्क में मतलब एक सिटीजन 10 गारंटी, 10 राइट, जस्टिस में 3, लिबर्टी में 5, इक्वालिटी में 2, along with the duty to promote fraternity for ensuring or assuring dignity to the individual, which is broader term than the citizen, and to assure unity and integrity of nation। ये जो हमारा पूरा इंगेजमेंट वन सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ होता है टू इलेक्ट और सेलेक्ट आवर सर्वेंट्स,
for and with the only object that their first duty, servants' first duty, is to ensure 10 rights, justice 3, liberty 5, and equality 2, and to promote fraternity for dignity of individual and unity of and integrity of nation. ये जब होगा तो ये बेसिक काम होगा. अगर 140 करोड़ जनता है तो 1400 करोड़ राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये बेसिक काम होता है जिस सर्वेंट को हम चुनते हैं. उसके बाद वो हमें अदर सर्विसेज देगा, जैसे फ्री एजुकेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्री एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, स्पीडी ट्रायल, इक्वल वेजेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ आवर कंट्री. अभी एक कॉन्सेप्ट, अभी एक थोड़ा सा एक डिस्कशंस हाईलाइट हुआ था कि क्या कैसे चलेगा, कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए कहा गया कि उन्होंने कहा था कि पूरा रिसोर्सेज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया जाएगा. फैक्चुअली वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या था मनमोहन सिंह जी ने कहा, यह था कि जो भी हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होंगे, दैट विल इंक्लूड एवरीबडी, SC, ST, OBC, पुअर एंड माइनॉरिटीज ऑल्सो. जो भी वीकर सेक्शंस होंगे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है जस्टिस के कॉन्सेप्ट में. अगर आप जस्टिस को देखेंगे तो जस्टिस में क्या था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हाउ यू विल इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस. सो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जाएंगे, देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब इक्विटेबल जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर एम्पावरिंग, फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, कंट्री. जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इक्विटेबल मीन्स जो इक्विटी में जरूरी है. इक्विटी का कॉन्सेप्ट एक अलग है. इक्विटी मीन्स जो चीजें होनी चाहिए, वो हो सकता है दो लीगली स्टैब्लिश्ड राइट्स हैं, और उसमें इक्विटी का जब कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जिसको ज्यादा जरूरी है पहले उसको दिया जाए. सपोज जैसे कोविड आया था, कोविड में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उन्हें जो डे टू डे इनकम के पर जिंदा थे, उनकी इनकम चली गई, तो उनके अगले दिन के खाने के लाले पड़ गए. तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि नहीं, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना देंगे, 5 kg अनाज. वो क्यों दिया जाता है? वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है. आप बोलेंगे कि उनको क्यों दे रहे हो, टैक्स मुझसे ले रहे हो, उस टैक्स का मुझे नहीं कुछ दे रहे हो, मेरे टैक्स के पैसे से आप उनको खाना दे रहे हो. तो ये मेरा टैक्स जो है ये रिसोर्स क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए. अगर कोई थोड़ा सा अपर लेवल पर है, जिसके पास कुछ पैसे हैं, वो टैक्स देता है सरकार को, तो वो टैक्स जो है सरकार का रिसोर्स हुआ. उस रिसोर्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है. और जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि किसको देना है, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पहचानने की बात है. और यहीं पर जब आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करोगे, सोशल जस्टिस की बात करोगे, तो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये जब बात करोगे तो आपको उस ग्रुप को पहले पहचानना पड़ेगा. इसी में देखिएगा आजकल एक अलग डिस्कशन चल रहा है कि हमें सर्वे करना चाहिए
कास्ट सेंसस को भी का पता लगाने के लिए किस कास्ट के कितने लोग हैं। तो एक्चुअली दीज आर ऑल मेथड्स टू फाइंड आउट एज टू whom we should approach for ensuring equitable distribution of our resources। हमारे पास अगर पता रहेगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट के की पोजीशन बहुत ही खराब है, तो उसमें कुछ पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं कि सब्जेक्ट टू इतना सो एंड सो इनकम इस कास्ट को ये बेनिफिट देंगे। जैसे रिजर्वेशन का एजुकेशनल सोशली एंड एजुकेशनल सोशल बैकवर्डनेस को लेकर के, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को लेकर के रिजर्वेशन की बात है। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब उसी तरीके से स्टेटस ऑफ इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आपको जो जैसे ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में भी अगर आप देखते होंगे तो एक नॉर्मल ओलंपिक्स होता है, एक पैरा ओलंपिक्स होते हैं। पैरा ओलंपिक्स फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनालिटीज़ के लिए है, जिनके पास जो फिजिकली चैलेंज्ड है। अब क्या आप बोल सकते हैं कि दोनों को एक साथ कर दो, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो फिजिकली चैलेंज्ड जो ग्रुप है उसका एक स्टेटस अलग है, उनकी इक्वालिटी उस स्टेटस में होगी, और जो नॉर्मल पर्सनालिटीज हैं उनका इक्वालिटी एक स्टेटस में होगी। तो स्टेटस को पहचानना भी जरूरी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क समझने की बात है वो ईच एंड एवरी सिटीजन को समझना होगा वोट करने से पहले कि हमें क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है। हमारा ऑब्जेक्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंगस्ट ऑल द सिटीजन्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होगा, इक्विटी के पॉइंट पर गवर्नमेंट अपना डिसीजन कैसे लेगी जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि कौन सा पर्सन किस स्टेटस को बिलोंग करता है, क्योंकि उस स्टेटस पर सारे लोगों को इक्वालिटी देनी है, उस स्टेटस पर सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो पहले स्टेटस डिसाइड करो। स्टेटस डिसाइड करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, डाटा, और यही डाटा सर्वे से आना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिक सर्वे। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है। तो ये सब सारी चीज़ें, सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज एक सिटीजन को होना चाहिए, वो सिटीजन वोट करते समय। सो राइट टू इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इलेक्टोरल बॉन्ड केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दबाजी क्यों की कि चुनाव से पहले सिटीजन्स को पता चल जाए कि क्या हुआ था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज मोस्ट क्रूशियल। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नॉलेज, राइट टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ democracy. Now coming to the point कि डेमोक्रेसी को थ्रेट कहाँ से आता है, सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सबसे पहला मेजॉरिटी व्यू, 100 में 99 जो बोलेगा एक आदमी को मानना पड़ेगा। नहीं जी, ये गलत है। अगर मेजॉरिटी व्यू बोलोगे तो डेमोक्रेसी को इमीडिएटली थ्रेट आएगा। इसके लिए क्या है कि आप डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के रूप में समझो। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सारे फीचर्स रहेंगे। आप 100 में 100 मिल करके भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो एक इंसान के फेथ की बात हो। अगर पूरे 99 एक फेथ के हैं और एक दूसरा फेथ के है, तो वो एक जो बंदा है अलग फेथ का, उसको भी अपना फेथ फॉलो करने का फुल राइट है, और उसके पास भी वो 10 एलिमेंट है।
ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। तो मेजर सिर्फ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को भूल जाओगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करोगे, तो यहां से थ्रेट आता है डेमोक्रेसी को। तो इसलिए फर्स्ट थ्रेट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी माइनस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, देन दिस बिकम्स ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो इसको बहुत इजीली रिमूव किया सकता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज सब्जेक्ट टू द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, and each and every citizen has to be recognized with all kinds of dignity by treating him as a constitutional personality. The moment हम ये बोलते हैं, हेट स्पीच खत्म हो जाता है। हेट स्पीच आप नहीं दे सकते, किसी के खिलाफ भी आप हेट्रेट नहीं फैला सकते। कोई भी किसी के भी खिलाफ हेट्रेट नहीं फैला सकता। राहुल गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोला पनौती। दैट इज इंडिग्निफाइड वर्ड। ही कैन नॉट डू इट, ही शुड नॉट डू इट। सिमिलरली जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप रिसोर्सेज को उन लोगों को दे दोगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिग्निफाइड। So these are all beyond the concepts of our constitutional democracy. यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन, इफेक्टिव एक्शन नहीं ले पाता फॉर सम रीजंस विच आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन। तो मेजोरिटेरियनिज्म, हेट, पॉलिटिक्स, ये सबसे पहला हो गया। मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करता है वो। और उसका जॉब ये है, फोर्थ पिलर्स को बोलते हैं, उसका जॉब ये है कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कहीं कोई गलती हो जाए, इतना बड़ा देश है, इतने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, हो सकता है कोई गलती चाहे अनचाहे हो जाए, तो उन गलतियों को निकाल करके लाना और हमारे सर्वेंट्स को बताना कि देखो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपकी सर्विसेज में ये खराबियां हैं। मीडिया का एकमात्र काम है अपने सर्वेंट्स को बताना कि आपसे गलती हो रही है। अगर मीडिया वो नहीं करता, देन वहां से डेमोक्रेसी को थ्रेट आता है। मीडिया का और कोई काम नहीं है। मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट है जिसने कि 10 सालों में 1 लाख काम अच्छे किए और 1 काम खराब किया, तो मीडिया का काम है उस 1 काम को पूरे ढोल नगाड़े के साथ बजा करके सर्वेंट को बताना कि देखो जी, सेवक जी, तुमने ये सेवा ठीक से नहीं दी मुझे, हमारे जनता को। तो जनता के प्रहरी के रूप में खड़ा होना मीडिया का काम है। 1 लाख जो अच्छा काम किया उसको बताने की जरूरत नहीं, वो जनता समझती है कि मेरे लिए अच्छा काम हुआ। मीडिया उस 1 लाख पे नहीं जाएगा, मीडिया उस 1 पर जाएगा और इस 1 को पूरे ढोल नगाड़े के साथ बजाएगा। ये गलती क्यों हुई? मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है, सारी काम ठीक से करता, सब कुछ अच्छा कर रहा है, और जब आपके बहुत सारे गेस्ट आए, उस समय खाने में उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया, नमक की जगह चीनी डाल दिया। आप क्या बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करता है? आप उस समय उसको टोकेंगे नहीं कि आपसे गलती हुई, कि आप ये बोलेंगे कि नहीं इसने तो झाड़ू बहुत अच्छा दिया था इसलिए नमक डाल दिया, तो कोई बात नहीं, झाड़ू भी तो दिया था अच्छा। नहीं, जो अच्छा दिया आपको तो अच्छे के लिए ही चुना था। अगर आपने 1 लाख अच्छे काम किए तो भाई इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? आपको चुना ही, आपको नौकर बनाया ही मैंने उसके लिए। आपने अगर नौकरी सही ढंग से की तो ये समाचार नहीं है। मीडिया का काम है समाचार लाना। अगर आपने अपनी नौकरी अपने सही ढंग से की तो वो समाचार नहीं है, अगर आपने नौकरी सही ढंग से नहीं की वो समाचार है। तो इसलिए मीडिया अगर अपना काम ठीक से नहीं करता तो वहां से थ्रेट आता है डेमोक्रेसी को। थर्ड, डिले
इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ जुडिशियरी। बहुत बार ऐसा होता है, जुडिशियरी हमारी ओवरबर्डेंड है, मैं समझता हूँ, 27-28 सालों से मैं भी इसका पार्ट हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो कि इमीडिएट रेड्रेसल की जरूरत है। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ही ले लो, जब ये आया उसी समय अगर 1-2 महीने में ये डिसीजन हो जाता तो जो 15-16 हजार करोड़ रुपए जो गए पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बच सकते थे। अगर वो बचते तो कहाँ जाता? वो बचते, कंपनी के बचते तो कंपनी हो सकता था कुछ कॉस्ट कम कर देती। अब ये 15-16 हजार करोड़ रुपए आए कहाँ से हैं? अब एक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक दिन से ज़्यादा का खर्चा उठा सके, तो वो क्या करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। शाम में घर जाने से पहले उस दिन जितना उसको खाना लगेगा, 250 ग्राम आटा, 25-30 ग्राम तेल, नमक, ये सब खरीद कर ले जाता है। मैंने देखा है ऐसा फैमिली। तो वो एक दिन का खाना खरीदता है कि रात में ले जाएगा, तब उसकी वाइफ उसके खाना बनाएगी बच्चों के लिए, तो वो जब खरीदता है तो वहाँ से वो टैक्स देता है। उस टैक्स से का पैसे जो है वो टैक्स भी देता है, वो सरकार को जाती है, और जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कंपनी को जाती है। अब वो कंपनी क्या है कि अपने इस प्रॉफिट के पैसे से चंदा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर ये पैसा नहीं देता चंदा, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती उस कंपनी को, तो वो उस गरीब का कॉस्ट कम कर सकता था, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकता था। तो ये जो 15-16 हजार करोड़ रुपए गए, ये जो है प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट प्लस कुछ कंपनीज ने जिसका प्रॉफिट नहीं भी था उसने भी दे दिया, वो ठीक है, वो काला धन का पार्ट होगा। तो या तो वो प्रॉफिट का पार्ट है या काला धन का पार्ट है। तो प्रॉफिट हो या काला धन, दोनों ही कहीं ना कहीं आम गरीब जनता के खून से सींचा हुआ पैसा है। आम गरीब जनता का खून से सींचा हुआ पैसा है, जो कि 15-16 हजार करोड़ रुपए इन 6-7 सालों में चले गए पॉलिटिकल पार्टीज के पास। ये अगर जल्दी डिसाइड हो जाता तो ये 16 हजार करोड़ रुपए का जो खून से खींच खींच करके कंपनीज ने दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बच सकता था। तो डिले बाय जुडिशरी, बहुत सी जुडिशरी भी मजबूर है, लेकिन फिर भी पहचानना पड़ेगा, क्या करें, सिचुएशन ऐसा है। आपको विजन होना चाहिए कि नहीं, ये जो लॉ है ये बहुत इंपैक्ट करेगा, इसलिए या तो इसको स्टे करो या अभी कभी डिसाइड करो। अभी फैक्ट चेकिंग का लॉ आया था, गवर्नमेंट ने डाला था कि यूट्यूब में जो कुछ भी होगा फैक्ट चेक करेगी गवर्नमेंट की बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, क्योंकि अभी वो डिसाइड नहीं हो सकता इतनी जल्दी। इसको भी अगर छोड़ देते तो सारे जर्नलिस्ट जेल चले जाते अगले कुछ दिनों में। तो ये जो किया स्टे कर दिया, यही चीज या तो उस समय कर देते या उस समय डिसाइड कर देते, दो ही है। तो डिले बाय जुडिशरी, सब कभी कभी अजीब से डिसीजंस आ जाते हैं जिसका एक इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पर बहुत पड़ता है। शिबू सोरेन का केस आपको याद होगा, जो कि अभी सीता सोरेन में ओवर रूल हुआ। वहां पर बोला गया कि अगर लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव पैसे लेता है कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से वोट करेगा, घूस लेता है, ब्राइबरी लेता है कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से वोट करेगा लोकसभा में, और ब्राइबरी के में वादा किया गया जिस तरीके से वोट करने का उस तरीके से वोट कर देता है, तो ये ब्राइबरी भी प्रोटेक्टेड है। ये जजमेंट था, इतने सालों से था शिबू सोरेन से, अब जाकर के खत्म हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें ऐसा है जो कहते हैं ना कि टेक्निकल लॉ, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अगर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से डेमोक्रेटिक फॉर्मेट्स को इम्पैक्ट हो, डेमोक्रेटिक लिबर्टीज को इम्पैक्ट हो, डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ स्ट्रेस आए, डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई
कंस्ट्रेंट आए या डेमोक्रेटिक सेटअप में अनइवन प्लेइंग फील्ड बने, देन इन दैट केस मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा जुडिशरी से इमीडिएटली एक्शन ले या स्टे करे। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला लॉ स्टे हो गया होता तो किसको क्या प्रेजुडिस होता? आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसको बचत होता 20,000 करोड़ का। तो ये सारे तो डिले बाय जुडिशरी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को कंस्ट्रेंट करता है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स एंड मोरालिटी। अब बहुत बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया साहबानुल, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। मेंटेनेंस का जो राइट है हिंदू वुमेन का, वो प्रोवाइड किया गया था मुस्लिम वुमेन के लिए भी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर के उस जजमेंट को अपसेट कर दिया बाय ए डिफरेंट लॉ। अब आप जाकर के कोई रिसर्च कर लें कि देखें कि जो मेंटेनेंस के केसेस आते हैं उसमें कितने मुस्लिम्स के वुमेन के हैं और कितने हिंदू और अदर रिलीजन के, जो सेक्युलर तरीके से जो मेंटेनेंस मांगते हैं। मुस्लिम वुमेन ने वर्चुअली बंद कर दिया कोर्ट में आना मेंटेनेंस के लिए। और क्या उनको जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया गया था नए लॉ में वो उसको अवेल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप रिसर्च कर लो, बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि उनके सोशल प्रेशर ग्रुप में डाल दिया गया। उनको वहां से लिबरेट करना था, हमने उनको वहां पर डाल करके एक छोटा सा लीगल मैकेनिज्म बना दिया कि आप खुद ही डिसाइड करो कि कैसे कैसे करना है, किसको कितना देना है। नहीं, क्या दिक्कत था? अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स एंड मोरालिटी, आपके पास लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है, लॉ बना दिया आपने, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहीं पर देखिए थोड़ा सा, जब कॉन्स्टिट्यूशन 141, 142 में कोई लॉ बनाता है तो वो भी लॉ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी पावर है, राइट है टू मेक ए लॉ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के पास भी है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करता है तो वो सारा जो लोकसभा में या पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है उसके डिस्कशंस के बेनिफिट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखता है, रीजंस को देखता है, ऑब्जेक्ट को देखता है, बेनिफिशियरीज ऑफ द कंसर्न लॉ को देखता है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद एक पर्टिकुलर जजमेंट आता है। अब वो जजमेंट है बाइंडिंग है एवरीबडी ऑन एवरीबडी। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको चेंज कर देती है। अगर आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक लॉ को इनेक्ट करके एक पर्टिकुलर राइट दिया, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दिया, और पार्लियामेंट बोलती है कि ठीक है ये ऑब्जर्वेशन तो सही है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के इन फर्दरेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इन फर्दरेंस ऑफ दिस राइट, मैं इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नया लॉ बना रहा हूँ, तो फिर तो वो तो ठीक है, वो लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर का एक्सरसाइज सही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक अंडरस्टैंडिंग है टू इलेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट बोलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आप क्या करते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके इन फर्दरेंस आप नया लॉ नहीं बना रहे, उसके अपोजिट जाकर के एक नया लॉ बना रहे हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अपोजिट उसको को डिस्ट्रॉय करता हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और एक नया लॉ बना, उस लॉ की सैंक्टिटी सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस पे नहीं टेस्ट की जानी चाहिए। पीथ एंड सब्सटेंस तो है, पावर बनाने का है। अरे जब
एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, उन सब एसेंशियल फीचर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ एसेंशियल फीचर के बारे में। लेकिन फिर भी वो लॉ डेवलप होता है, न सिर्फ डेवलप होता है केशवानंदा में, बल्कि कॉन्टिन्यूसली फॉलो होता है। और आज के डेट में नॉर्म ये हो गया कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन इटसेल्फ ए बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करना है, तो किसी लॉ का बेसिक फीचर हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते 141, 142 के थ्रू? और अगर हमने प्रोटेक्ट किया है तो उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए? दीज आर समथिंग विच हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Even a law has got its own soul for a particular purpose, for a particular group of beneficiary. अब साहबानों का जो जजमेंट था उसका एक पर्पस था, एक बेनिफिशियरी के पर्पस में। अब उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? आप एडिशनल दे सकते हो, आप बोलते कि नहीं ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो भी हम मानेंगे, हम एडिशनल 4 और सोर्सेज दे रहे हैं मेंटेनेंस देने के लिए, वो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आप एडिशनल, आप रीइंफोर्स कर रहे हो उस आइडिया को, लेकिन आप डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो कि पार्लियामेंट ने किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैटर में। पार्लियामेंट ने बोला कि जजमेंट में ही लिखा हुआ था कि अनलेस यू मेक ए लॉ, अनलेस एंड अनटिल यू मेक ए लॉ दिस विल बी द लॉ। इसको यूज करके उन्होंने लॉ बना दिया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिक्स की बात है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको अपसाइड डाउन खत्म कर दे रहे हो, तो फेथ कम होता है, फेथ सेक होता है, जनरल पब्लिक का फेथ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं, आपके पास पावर है, यूज योर पावर, बट इफ यू फेल टू मेंटेन फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन दैट केस थ्रेट टू डेमोक्रेसी अराइजेस फ्रॉम देयर। और सुप्रीम कोर्ट जब उसको टेक्निकली इंटरप्रेट करने लगता है कि ठीक है जी, मेरे जजमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस है, उनके पास पावर है। तो जब पावर है तो पावर तो एसेंशियल फीचर का भी था। एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास पावर है अमेंड करने का, लेकिन डिस्ट्रॉय करने का पावर नहीं है। उसी तरीके से हर लॉ का एक सोल होता है, हर जजमेंट की एक आत्मा होती है, उस आत्मा को भी बचाने की जरूरत है। 141, 142 का यूज करके आप अमेंड कर सकते हो, आप लॉ बना सकते हो, किसी जजमेंट को अपसेट करने के लिए जजमेंट लॉ बना सकते हो, आपके पास पावर है। लेकिन ये उस जजमेंट के सोल को आप नहीं खत्म कर सकते, उस जजमेंट की आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। उस कानून के बेशक छोटे दायरे में वो कानून लगता हो, उस कानून के दायरे को नहीं खत्म कर सकते, डेली सर्विसेज एक्ट, और डिले नहीं कर सकते। अब डेली सर्विसेज एक्ट में दिल्ली सरकार चली जा रही है। ये सब ऐसे केसेस हैं, बहुत जल्दी डिसाइड होना चाहिए, अदरवाइज डेमोक्रेसी को स्ट्रेस पैदा होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उन्हें चुनते हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पर, एक पर्टिकुलर प्रॉमिस के बेसिस पर कि वो ये काम करेंगे, और चुने जाने के बाद वो पार्टीज तोड़ देते हैं, ए आइडियोलॉजी से बी आइडियोलॉजी में शिफ्ट कर जाते हैं, कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये वहाँ भी डेमोक्रेसी को थ्रेट पहुँचाते हैं। डेमोक्रेसी को क्यों थ्रेट पहुँचाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने मिलकर के उनके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए उनको चुना था, एक पर्टिकुलर प्रॉमिस जो उन्होंने किया था मैनिफेस्टो में, उसके लिए चुना था, और वो वहाँ जाकर के बिना हमसे पूछे हुए चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सूरत में इलेक्शन देखा होगा, सूरत में अनअपोज्ड इलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सारे कैंडिडेट्स विथड्रॉ कर गए और एक कैंडिडेट
का दो कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रियल कैंडिडेट और उनके डमी कैंडिडेट जो थे, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे वो गायब भी हो गए, उनके प्रपोजर्स गायब हो गए, वो चैलेंज नहीं कर रहे। सॉरी। तो वहां पर क्या हुआ, अनअपोज्ड हो गया। अब वहां की जो जनता है वो अगर जो जीत गए हैं उनके खिलाफ वोट जो करना चाहते थे, उनके खिलाफ कुछ बातें, डिस्कशंस, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो वहां पर इंगेजमेंट होता चुनाव के दौरान, वैसा वो जीत जाते। जो प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट होता, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन होता, भाषण होता, मीटिंग्स होती, जो उनके वो क्या करेंगे वो बताते, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया वहाँ। तो वो जीत तो गए लेकिन डेमोक्रेसी मर गई, क्योंकि डेमोक्रेसी तो बिना उससे डिस्कशन के पूरा ही नहीं होता। डेमोक्रेसी जीतना हारना नहीं है, डेमोक्रेसी उस डिस्कशन का नाम है जिसके थ्रू वो चुने जाते हैं। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 10 विधानसभा कैंडिडेट अनअपोज्ड जीत गए। वो जीत तो गए, डेमोक्रेसी मर गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जनता ने आपस में डिस्कशन ही नहीं कर पाए कि किसको चुनना है, और डिस्कशन के बिना डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका इम्पार्शियल रोल बहुत जरूरी है। अगर वो इम्पार्शियल नहीं है तो वो थ्रेट क्रिएट करते हैं डेमोक्रेसी को। जो भी लीगल बॉडीज हैं जैसे ईडी, सीबीआई, जो भी आज के डेट में आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेस, डेमोक्रेटिक सेटअप में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। किसी ने गलती किया नहीं किया वो एक अलग हिसाब है। इशू ये है कि क्या आप यूनिफॉर्मली डील कर रहे हो। अगर आप यूनिफॉर्मली डील करोगे तो हर बंदे के साथ आप यूनिफॉर्मली डील करोगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने 100 के खिलाफ केस स्टार्ट किया और 2, 4, 10, 15 जो हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे उनके को तो आप जेल में डाल दो, बाकियों के खिलाफ केस ठंडा कर दो क्योंकि उन्होंने आपको ही ज्वाइन कर लिया। तो ये अगर एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फंक्शनरीज, यहाँ से डेमोक्रेसी को थ्रेट होता है। जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ही चली गई, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अभी जो गवर्नमेंट उसके बाद बनी वो इलीगल बनी है, रीज़न दिया, और इसलिए बोला कि विधानसभा अध्यक्ष को कि आप इस पॉइंट को डिसाइड करो और जल्दी करो क्योंकि इलीगल गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन उन्होंने 1.5-2 साल का टाइम ले लिया और सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर पाया टाइमली। अब तो सितंबर में चुनाव, तो वहाँ पर अगले 2 साल इलीगल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि टाइमली डिसीजन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इम्पार्शियल एंड प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये गवर्नर हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ईडी हो गई, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो भी जांच संस्थाएं हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको कोई अधिकार दिया गया है, वो अगर टाइमली और प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम आता है, डेमोक्रेसी को थ्रेट होता है। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली अगर कोई इंफॉर्मेशन सरकार ना दे तो फिर हम अपना डिसीजन कैसे लेंगे कि किसको चुनना है। वो बोलेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मान लो। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, अनएडल्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अब जैसे
स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, कुछ टेररिस्ट के लिए होते हैं, हवाला डीलर्स के लिए होते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट डालते हैं। स्ट्रिंजेंट लॉज का इस्तेमाल जनरल ऑफेंसेस में कैसे किया जाए, ये अभी एक बहुत ग्रे एरिया है, जिसके चलते डेमोक्रेटिक सेटअप जो है कभी कभी स्ट्रेस में आ रही है। तो ये भी एक एरिया है। बात है कि क्या हमारे देश में कभी डिक्टेटरशिप आ सकता है? आंसर है नो। कब तक नहीं आ सकता? जब तक दो इंस्टीट्यूशंस अपना काम करती रहे। दो कौन कौन? सिटीजन। सबसे पहले सिटीजन। हम अगर एक दूसरे के 10 अधिकारों के लिए लड़ते रहें, हमेशा विजिलेंट रहें, तो कभी डिक्टेटरशिप नहीं आएगा। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ही लड़ लेंगे। 140 करोड़ जब जनता लड़ती है तो कोई सरकार कुछ नहीं करती। डिक्टेटरशिप लाने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी में। और दूसरी, जुडिशियरी अगर स्ट्रांगली एक्शन लेती रहे, टाइमली एक्शन लेती रहे, स्ट्रांगली, टाइमली एंड प्रॉम्प्टली एक्शन लेती रहे, और इस तरीके के किसी भी एफर्ट को इमीडिएटली स्टे करे, अगर डिसाइड नहीं कर सकती है तो, और नहीं तो इमीडिएटली डिसाइड करे या स्टे करे, इस तरीके से अगर होता रहेगा तो कभी डिक्टेटरशिप नहीं आएगा। तो दो जरूरी है, सिटीजन एंड जुडिशरी। वैसे तो मीडिया को भी ज़रूरत है। मीडिया को जब भी डिक्टेटरशिप आए किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, मीडिया को बात उठानी चाहिए। लेकिन मीडिया पर चूंकि भरोसा ख़त्म हो गया, इसलिए दो तो ऐसे हैं जिसको कि अपना काम करना चाहिए, सिटीजन और जुडिशरी। अब सिटीजन कैसे फेल होते हैं? आप देखो, शुरू से लेकर के अभी तक का मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ डाटा लिया। 1951 में 44.87% लोगों ने वोट दिया। 1957 में 45.44%, 1962 में 55.42%, 1967 में 61.04%, 1971 में 55.27%, 1977 में 60.49, 1980 में 56.92, 1984 जबकि राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी, उसमें 63.56%, 1989 में 61.92, 1991 में 56.73, 1996 में 57.94, 1999 में 61.97, 2004 में 58.07, 2009 में 58.21%, 2014 जब मोदी जी पहली बार आए 66.44% एंड 2009 में 67.4%। 2019 में तो 2019 में अभी तक का सबसे ज़्यादा वोट हुआ है 67.4%। अब आप देखो, अराउंड 33% लोग वोट नहीं करते। मिनिमम जब हाईएस्ट वोटिंग को भी मान ले तो 33% लोगों ने वोट नहीं किया। इसका अंदाजा, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इफेक्ट में आइए आप देखते हैं। 1984 में जब राजीव गांधी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, उस समय टोटल वोट्स जो थी वो थी 37,45,40,608, आउट ऑफ विच राजीव गांधी को कितना मिला? कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़। देखिए, 30 अराउंड 1/3 से भी कम है। 11 करोड़ 54,78,267, जबकि 400 सीटें मिल गई। अब 2019 में जब बीजेपी का सेकेंड टर्म आया, उसमें देखिए 91 करोड़ 19,50,734 टोटल वोट्स हैं। उसमें से बीजेपी को कितना मिला? 22 करोड़ 90,76,879, लेस देन 1/3। बहुत लोग वोट करने नहीं गए, बहुत लोगों ने दूसरे को वोट किया, ठीक है,
लेकिन 91 करोड़ में से 22 करोड़ वोट मात्र बीजेपी को मिले, जबकि सबसे ज़्यादा सीटें आई। तब आप देख लो, जो हमारा सर्वेंट है आज के डेट में, 303 नौकर जो हमारे हैं, जो कि रूलिंग पार्टी के हैं, वो 303 नौकरों को 1/3 से भी कम वोट मिला। मतलब 2/3 लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके लिए बाहर आकर नहीं आए, और बाहर आए तो उनको वोट नहीं दिया। ये जो 91 है, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, जो बाहर आए ही नहीं उनके लिए, या बाहर आए तो उनको वोट नहीं किया। तो अब 91 करोड़ में से मात्र 22 करोड़। तो ये डेमोक्रेसी को थ्रेट है। आपका वो प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट कहाँ है? 91 करोड़ में से मात्र 22 करोड़ आदमी एक को वोट कर रहा है, बाकी 70 करोड़, अराउंड 69 करोड़ जो है वो अपोजिट में सोचता है। फिर भी मतलब उस 69 करोड़ का जो वोटर है, 69 करोड़ वोटर जो है, जिसने या तो बीजेपी के सपोर्ट में निकला नहीं या बीजेपी को वोट नहीं किया, उनका जो इंटरैक्शन है वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में? नहीं हो पा रहा है। ये है फिर थ्रेट। उसका मतलब हम इंगेज नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। मैं आपके साथ इंगेज नहीं कर रहा क्योंकि आप मुस्लिम हैं, आप मेरे साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर ये होगा तो डेमोक्रेसी को खतरा है। हमें एक दूसरे के साथ इंगेज करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा अपने नौकरों को कि देखो, तुम्हें मैंने नौकरी पर इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारा पहला काम है 1400 करोड़ अधिकारों को सुरक्षित रखना। उसके बाद मुझे स्कूल फ्री में दो, हेल्थ फ्री में दो, वाटर फ्री में दो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये कॉन्सेप्ट है। 2024 में 96 करोड़ 88 लाख वोटर है। देखते हैं कितना वोट होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जजमेंट्स देख लेंगे। केशवानंद भारती 1973 4 SCC 4225, उसमें बोला गया है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बात सही है। कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 7 SCC 1, डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उन्होंने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, नॉलेज होगा, तभी फ्री एंड फेयर होगा। आप बोलोगे कि पहला काम हमारे नौकरों का है 1400 करोड़ अधिकारों की सुरक्षा का वादा, उसके बाद स्कूल, हेल्थ, वाटर, ये सारी चीज़ें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद ही मंदिर बनना है और मस्जिद बनना है। रोजगार, महंगाई को नियंत्रण में रखना, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सारे चीज हैं। फिर PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 10 SCC 1, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वही, उसी से इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगा और इक्वल रिगिंग ना हो और मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब मैनिपुलेशन की बात आती है, VVPAT की बात आ रही है। चलो मान लिया कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, EVM एकदम परफेक्ट है, मान लिया। अगर किसी के मन में शक पैदा हो रहा है, जो कि मान लो एक मोमेंट के लिए वो शक भी गलत है, तो शक से अगर एक नहीं, दो नहीं, इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 140 करोड़ में 1000 आदमी के मन में भी अगर शक है, तो क्या दिक्कत क्या है? सारे VVPAT को रख लो यार। ये छोटा सा चीज, एक दिक्कत क्या है? अगर आपकी नीयत साफ है तो दिक्कत क्या है? सारे VVPAT को जैसे बोल रहे कर लो ना, VVPAT निकले, जनता उसको लेकर के एक बॉक्स में डाल दे, काउंट हो जाएगा।
छोटा सा मुद्दा इतना डिफिकल्टी क्यों क्रिएट कर रहा है? ये चीज है कि मैनिपुलेशन का ना होना, और मैनिपुलेशन का शक भी अगर हो जाता है तो डेमोक्रेटिक सेटअप में स्ट्रेस पैदा करता है। बहुत बार मुझे लगता है, या फिर मेरे जैसे किसी को लगेगा कि ए पार्टी को जितना ही चाहिए, सडनली वो हार जाता है। मैं हो सकता है मैं ही नहीं जानता पूरी तरीके से, मुझे सोशल पर्सपेक्टिव का पता ना हो कि हमारे साथी किसी और तरीके से सोच रहे हैं, तो मुझे शक क्या होगा कि ईवीएम गलत है। तो कम से कम ऐसे लोगों को वो शक तो दूर हो जाएगा कि अगर ईवीएम गलत है तो देख लो जी, सारा वीवीपैट भी पड़ा हुआ है अलग से, हार्ड फिजिकल फॉर्मेट में काउंट कर लो। तो ये शक को दूर करने के लिए अगर 10-12 दिन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे काउंट करने में। भाई 2 महीने में आप इलेक्शन कर रहे हो, 12 दिन और लगा लो यार, शक तो दूर हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों का शक दूर करते हो आप, ये बहुत बड़ा काम है। 12 दिन में दूर होता है तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं करो। अनूप बर्नवाल जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का केस था, और बल्ला सम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी, जिसमें था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये है बेसिकली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। वापस फिर हम प्रेमबल पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, to assure dignity of an individual and unity and integrity of nation. तो ये जो सारा फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क में डेमोक्रेसी फॉर्म काम करता है। आइडियोलॉजी, मोरालिटी, एथिक्स, ये इम्पॉर्टेंट इनएलिनेबल पार्ट है डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। प्रियम्बल हमारी आंखें हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारा दिल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो मंजिल है जहाँ तक हमें पहुँचना है इस कॉन्स्टिट्यूशन की सवारी के साथ। 140 करोड़ लोगों को और उनके 1400 करोड़ अधिकारों को बचा करके चलते हुए, ये है पूरा डेमोक्रेसी का सेटअप। चुनाव चल रहे हैं, भाग लीजिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, मुद्दों को डिस्कस कीजिए, मैनिफेस्टो को पढ़िए और सबको बोलिए कि 1400 करोड़ राइट सबसे पहला काम है हमारे सेवकों का पूरा करना। उसके बाद एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू speedy trial, right to have equality before law, right to have equal protection of law, right to economic empowerment, right to equitable distribution of resources, right to political justice। ये लास्ट टर्म है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे करेंगे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि राहुल गांधी या मोदी जी के बराबर का स्टेज मिलता है
अपनी बातों को कहने के लिए नहीं मिलता। तो पॉलिटिकल जस्टिस उस दिन तक नहीं हो सकता जिस दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके का कोई स्कीम लेकर ना आए कि जो चुनाव हैं और चुनाव प्रचार है वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस में देने का इस तरीके से मान करके चला जाए कि जिस स्टेज पर जो भी चुनाव का प्रचार होता है हर लोकसभा के एरिया में 2 या 3 या 4 ऐसे जगह एयरमार्क किए जाए जहां से लोग अपनी बात, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी बात करें। सेम सेटअप हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खर्चे पर हो, और जितने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नॉमिनेशन फिलअप करें और उनको भी सेम सेटअप दिया जाए। और न सिर्फ सेम सेटअप दिया जाए बल्कि उस सेटअप को यूज करने का हक दिया जाए। उसी तरीके से वैसे अगर मोदी जी भाषण देते हैं तो सारे न्यूज चैनल्स में सुनाई देगा, उसी तरीके से हर कैंडिडेट के भाषण को हर न्यूज चैनल में सुनाई देना चाहिए। तभी वो जो एक नया कैंडिडेट जिसके पास कोई पैसे नहीं, वो भी उसी स्टेज से भाषण देगा जिस स्टेज से मोदी जी ने दिया है। वो कुछ नए आइडियाज को लेकर के उसको भी अगर उतना ही सुना जाए तो एक नए आइडियाज आएंगे, एक नए कैंडिडेट्स आएंगे, निर्दलीय ही सही, तब जाकर के एक्चुअल मायने में पॉलिटिकल जस्टिस। वेट करेंगे उस समय का जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें इस तरीके की पॉलिटिकल जस्टिस दे। आज के डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा इस तरीके नए जो स्टेज क्रिएट किए जाते हैं, ये स्टेज जो है पॉलिटिकल जस्टिस के अगेंस्ट में है। अगर राहुल गांधी 50 लाख रुपए खर्च करके एक स्टेज क्रिएट करते हैं, मोदी जी भी 50 लाख खर्च करके एक स्टेज क्रिएट करते क्योंकि उनको जनता, उनको कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया है, और आप और मैं अगर चाहें तो उस तरीके का स्टेज नहीं मिलता हमें, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस सिर्फ इंगेजमेंट और वोट करना नहीं है बल्कि उनके बराबर जाकर के उनके तरीके से उनके बातों को काटना और उनके बातों से अच्छी बातें बोलना उसी स्टेज से। ये है पॉलिटिकल जस्टिस, अल्टीमेट पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे पास उस तरीके का स्टेज नहीं तो हम बात नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस अधूरा है हमारे पास। अभी हम एज ए वोटर, एज ए सिटीजन आपस में जो इंगेजमेंट कर रहे हैं ये हमारा पॉलिटिकल नहीं। जब तक हम एक ही स्टेज से, जिस स्टेज पर मोदी रहे उसी स्टेज पर एक दिन मोदी जी भाषण करें, एक दिन राहुल जी दें, बाकी दिन दूसरे कैंडिडेट्स दें, और दूसरे कैंडिडेट्स भी जब देंगे उसी स्टेज से, और वो स्टेज मेंटेन होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खर्चे से। जितना ये चंदा आता है पार्टीज को, ये पर चंदा जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तभी जाकर के वो इस तरीके के स्टेज फॉर क्रिएट कर पाएगा, और इस तरीके के स्टेज क्रिएट करेगा तो पॉलिटिकल जस्टिस सबको ये होगा कि कल मोदी जी ने बोला है कि ये सारी चीजें होंगी, और आज राम लक्ष्मण प्रसाद आकर के उसी स्टेज पर बोल रहे हैं कि मोदी जी का भाषण जो है गलत था, उसको अगर इस तरीके से करोगे तो देश का उत्थान हो जाएगा। हो सकता है वो एक ऐसा आइडिया हो जो कि तहलका मचा, लेकिन उस राम लक्ष्मण प्रसाद को वो स्टेज देना जरूरी है पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। इंतजार करेंगे उस दिन का जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट और हम सब मिलकर के इस तरीके के पॉलिटिकल जस्टिस का बना सके एक दूसरे के लिए। थैंक यू, नमस्कार।